नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। देश के कई राज्यों में चुनाव का मौसम चल रहा है। हर पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। नेता जनता के बीच जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और विकास की लंबी चौड़ी कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन असम में इस बार चुनावी माहौल कुछ अलग है। यहाँ सिर्फ विकास और योजनाओं की बात नहीं हो रही है, बल्कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार की संपत्ति, पासपोर्ट और विदेश में कंपनी तक की चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि ये सब आरोप सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है या वाकई कोई ऐसी बात है जिसे जनता से छुपाया गया है। असम चुनाव से पहले दिन रात मियां मुसलमानों की राजनीति करने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर कई बड़े और गंभीर आरोप लगे हैं, कई खुलासे हुए हैं। जी हां, दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भूया पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि रिंकी भूया के पास 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं। पवन खेड़ा ने आगे ये भी कहा कि ये सभी 3 पासपोर्ट अभी भी वैध हैं और साथ ही में पवन खेड़ा ने ये भी दावा किया कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास विदेश से आए हैं और अगर ये सही साबित होते हैं तो ये आजाद भारत की राजनीति के सबसे बड़े मामलों में से एक हो सकता है। खेड़ा ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स देखकर वह भी हैरान रह गए। पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं, एक बार सुनिए आप भी ध्यान से। कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? हाउ कैन एन इंडियन नेशनल हैव 3 पासपोर्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट कंट्रीज? दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं, ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हिमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है, इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे? क्या जांच करवाएंगे? हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भूया के पास दुबई में 2 प्रॉपर्टी हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर विदेश में प्रॉपर्टी है तो क्या उसे चुनावी हलफनामे में दिखाया गया? क्योंकि नियम साफ है, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी और अपने परिवार की संपत्ति की पूरी जानकारी देना जरूरी है। लेकिन आरोप है कि इन प्रॉपर्टियों का जिक्र हलफनामे में नहीं किया गया है। अब सोचिए, अगर आम आदमी अपनी बैंक की छोटी सी जानकारी छुपा दे तो तुरंत नोटिस आ जाता है, लेकिन अगर किसी बड़े नेता के परिवार की विदेश में प्रॉपर्टी हो और उसका जिक्र ना हो तो क्या यह सिर्फ एक छोटी सी गलती है या फिर यह विकास का नया मॉडल है, जहां विकास पहले परिवार का होता है फिर जनता का होता है? अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक और बड़ा दावा किया गया है, मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं। आपको मैंने पहले ही बताया वीडियो में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पवन खेड़ा ने खुद कहा है कि 3 अलग अलग देश के पासपोर्ट हैं और तीनों वैध हैं। अब आम आदमी का दिमाग थोड़ा घूम जाता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के पास एक ही पासपोर्ट होता है और उसे बनवाने में ही महीनों लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास 3 पासपोर्ट हो तो सवाल तो उठेंगे ही, क्या यह पूरी तरह कानूनी है? अगर है तो इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है? और अगर नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी है? या फिर यह भी विकास का नया पैमाना है, एक देश में नहीं 3 देशों में पहचान बनाओ?
क्या ये विकास का नया पैमाना है? अब तीसरा मुद्दा और भी दिलचस्प है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि 3 अप्रैल को यानी चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के परिवार के नाम से अमेरिका में एक कंपनी खोली गई। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि कंपनी खोलना गलत है, व्यापार करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर चुनाव से पहले कोई नई तैयारी चल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो जनता को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? योगेंद्र यादव ने सवाल करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजनीतिक के रिक्टर स्केल पर यह आरोप 6.9 पॉइंट का भूकंप हो सकता है। इससे बड़ा तो साहब की छुपी फाइल का खुल जाना ही हो सकता है। क्या गौरव गोगोई की पत्नी की एक यात्रा पर दिन रात आरोप लगाने वाले एक युवा उम्मीदवार की मां पर गौ माता का मांस खाने का आरोप लगाने वाले शर्मा जी के घर में भारत मां से गद्दारी हो रही है? ये सवाल किया गया है योगेंद्र यादव की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने भी इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक साजिश है और विपक्ष उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। साथ में ही हेमंता बिश्व शर्मा ने यह भी कहा कि आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। उनकी पत्नी ने भी सोशल मीडिया पर जवाब दिया और कहा कि यह सब मनगढ़ंत दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट और फोटोशॉप की गई तस्वीरें हैं। अब यहां भी सवाल उठता है, अगर आरोप झूठे हैं तो क्या सरकार खुद जांच कराएगी? क्या कोई स्वतंत्र एजेंसी इस मामले की सच्चाई सामने लाएगी या फिर यह मामला भी चुनाव खत्म होते ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सरकार लगातार कह रही है कि असम में विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, उद्योग आए हैं और राज्य की छवि बदली है, लेकिन जनता के मन में अब एक और सवाल उठ रहा है, क्या विकास सिर्फ आंकड़ों में हुआ है या नेताओं और उनके परिवार की संपत्तियों में हुआ है? क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता विकास की बात करता है तो जनता ये भी देखती है कि उसके अपने जीवन में कितना बदलाव आया है। अगर जनता की आय वही है, बेरोजगारी वही है और महंगाई बढ़ रही है, तो फिर विकास किसका हुआ है? यह भी सच है कि चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप बढ़ जाते हैं। हर पार्टी अपने विरोधी को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर आरोप गलत हैं तो सरकार तुरंत स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देती? और अगर आरोप सही है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों हर बार जनता को सिर्फ बयान और भाषण ही सुनने को मिलते हैं? असम की जनता अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे फैसला करना है, क्या वह सिर्फ बड़े बड़े वादों और विज्ञापनों के आधार पर वोट देगी या फिर वह उन सवालों का जवाब भी मांगेगी जो पारदर्शिता और ईमानदारी से जुड़े हैं? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है और अगर जनता सवाल पूछना बंद कर दे तो जवाबदेही भी खत्म हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पूरा मामला सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है या फिर वाकई कोई ऐसी सच्चाई है जिसे छुपाया जा रहा है? क्या विकास की कहानी सच में जनता के लिए लिखी जा रही है या फिर यह कहानी सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए लिखी जा रही है? और सबसे अहम सवाल यही है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है, इस पूरे रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है जिस तरह से पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं, खुलासे किए हैं, इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।